ट्रेन तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। रात का समय होने की वजह से पिंकी, अभय और समय सो रहे थे, पर चांदनी खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। रह रह कर उसे राजीव का ख्याल आ रहा था। उसे वो सारी मुलाकातें याद आ रही थी जब वो राजीव के करीब थी। वो मन ही मन बोली, वो अनजाने से एहसास, वो बेचैनी, क्या था वो सब जो मुझे राजीव जी के करीब आने से हो रहा था? और वो परछाइयां जो मुझे नजर आ रही थी, और वो सपना जो मैंने देखा, वो क्या था? मुंबई जाने के बाद मेरे ये सवाल हमेशा के लिए सवाल बनकर ही रह जाएंगे और मैं अपनी जिंदगी में लौट जाऊंगी। पर कान्हा जी, अभी भी मुझे एक अनजाना सा एहसास मनाली क्यों खींच रहा है? क्यों मुझे लगता है कि जो कुछ वहां हुआ उसका मेरी आने वाली जिंदगी से बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या सोच रही है? तभी सामने की सीट पर आंखें बंद करके लेटे समय ने पूछा। चांदनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बस यही कि पिछले 3 दिन कितने खूबसूरत थे, पर अब मुंबई पहुंचते ही हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, है ना? समय ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठा। उसने चांदनी की हथेली थामकर कहा, चांदनी, हम दोस्त हैं। चाहे कितना भी बिजी रहे अपनी लाइफ में, पर एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। तू एक बार पुकारेगी और हम सब तेरे साथ होंगे। और मैं तो हमेशा तेरे साथ होता हूँ, तेरा पड़ोसी जो हूँ। चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख समय उसके गाल को छूकर बोला, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती है। चांदनी ने उसकी हथेली थामी और बोली, समय, तुम्हारा साथ होना मेरी जिंदगी में उतने ही मायने रखता है जितना कि मेरे परिवार का होना। इसलिए प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। समय ने मुंह बनाया और फिर 2 पल सोचकर बोला, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता चांदनी जो निभा ना सकूं। चांदनी उसे हैरानी से देखने लगी। उसका परेशान चेहरा देखकर समय को हंसी आ गई। चांदनी को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में समय के बाल पकड़ लिए। समय अपने बाल उससे छुड़वाते हुए बोला, अच्छा बाबा, प्रॉमिस, बाल तो छोड़ मेरे। चांदनी ने बाल तो छोड़ दिए पर मुंह फुलाकर बैठ गई। समय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और बोला, कभी नहीं बदलूंगा चांदनी, तेरे लिए कभी नहीं बदलूंगा। ऐसे ही तुझसे हमेशा प्यार करूंगा जैसे आज करता हूँ। चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। समय झट से अपने बाल ठीक करने लगा। तभी ऊपर की सीट पर लेटा अभय बोला, वैसे मैं भी कभी नहीं बदलूंगा। उसके इतना कहते ही समय और चांदनी हंसने लगे। दूसरी ओर राजीव अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथों में शराब की बोतल भी थी। वो एक घूंट पीकर मन ही मन बोला, कल मुझे मुंबई जाना है और वहां जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, पर इतनी जल्दी पैसे आएंगे कहाँ से? मुझे कुछ तो करना होगा, कैसे भी पैसों का इंतजाम करना होगा मुझे। तभी राजीव की नजर अपनी बाइक पर पड़ी। बाइक देखते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने फिर से एक घूंट पिया और उठकर अपनी बाइक के पास आया। बहुत प्यार से उसने अपनी बाइक को छुआ और बोला, आज तुझे खुद से दूर करना मेरी मजबूरी है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जिंदगी के हर मुश्किल हालातों में तूने मेरा साथ दिया है। माँ और मौसी के बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे खास है तो वो तू है। इसलिए मैं तुझसे वादा करता हूँ कि एक दिन हम फिर से साथ होंगे, जरूर साथ होंगे। राजू, तभी विद्या ने उसे पुकारा। अपनी माँ की आवाज सुनकर राजीव ने अपना वो हाथ पीछे कर लिया जिसमें उसने शराब की बोतल पकड़ी हुई थी। तभी विद्या बोली, बहुत रात हो गई है और बर्फ भी पड़ रही है, अंदर आकर सो जा वरना बीमार पड़ जाएगा। राजीव हाथ पीछे किए हुए उनकी बगल से निकलकर अपने घर के अंदर आ गया, पर उसने विद्या से कोई बात नहीं की। विद्या दरवाजा बंद करने लगी तो राजीव ने उन्हें देखते हुए शराब की बोतल चुपचाप से अपने बैग में छुपा दी और जमीन पर बिछे बिस्तर पर आकर सो गया। विद्या ने पलटकर उसे देखा और मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ राजू कि तू मुझसे नाराज है, पर मुझे ये नाराजगी मंजूर है, लेकिन तेरा मुंबई जाना नहीं। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। विद्या ने अपनी व्हीलचेयर पलटाई और वो भी चुपचाप बेड पर आकर सो गई। धीरे धीरे रात बहुत गहरी होने लगी और विद्या भी गहरी नींद में सो गई। तभी राजीव ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो सो रही थी। उसने उठकर आहिस्ता से उन्हें कंबल उड़ाया और फिर कॉपी पेन उठाकर अपनी माँ और मौसी के लिए खत लिखने लगा। खत लिखने के बाद उसने एक खत को दीवार के सहारे सटकर रखी टेबल पर रख दिया। फिर आहिस्ता से अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगा। बीच बीच में वो पलट पलट कर अपनी माँ को भी देख रहा था कि वो जाग ना जाए।
सारे कपड़े कुर्सी पर पटकने के बाद उसने अपना बैग उठाया। कपड़े बैग में डालने के बाद उसने फिर से अपनी माँ की ओर देखा और उठकर उनके पास आया। उसने अपनी माँ के पैरों को आहिस्ता से छुआ और मन ही मन बोला, सॉरी माँ, आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करना चाहता, पर ऐसे भीखमंगों की जिंदगी भी नहीं जी सकता मैं, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, नहीं है ये मेरी पहचान। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि मेरी पहचान, मेरा वजूद, सब कुछ मुंबई में है। शायद इसलिए वो शहर मुझे अपने पास खींच रहा है। मुझे मुंबई जाना होगा, पर बहुत जल्द मैं वापस लौटूंगा, आपको अपने साथ ले जाने, ताकि मैं आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकूं और आपको फिर से अपने पैरों पर चलता देख सकूं। राजीव मन ही मन इतना कहकर अपनी माँ के सिरहाने आया। उसने बहुत प्यार से अपनी माँ के माथे को चूमा और अपना चाचा उठाकर बैग में डालकर घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पलटकर अपने घर की ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और फिर सामने वाले घर के दरवाजे के नीचे अपना लिखा दूसरा खत डालकर अपनी बाइक के पास आया। पर उसने बाइक स्टार्ट नहीं की, क्योंकि अगर वो बाइक स्टार्ट करता तो उसकी आवाज से उसकी माँ उठ जाती। इसलिए वो अपनी बाइक को कुछ दूर तक ऐसे ही लेकर आगे बढ़ा, फिर बाइक स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। अगले दिन सुबह दूध वाले की आवाज सुनकर कुसुम की आंख खुल गई। उसने भगवान का नाम लेकर अपने हाथों को जोड़ा और फिर तपेली लेकर बाहर आई। कुसुम बहन, आज 10 तारीख हो गई है, दूध का बिल नहीं चुकाया आपने अभी तक। दूध वाले के इतना कहते ही कुसुम बोली, आज मेरा बेटा मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा भैया, आप कल आकर ले जाना। दूध वाले ने सिर हिलाया और चला गया। उसके जाते ही कुसुम ने सामने के घर में देखा तो उसे राजीव की बाइक कहीं नजर नहीं आई। वो मन ही मन बोली, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया, जाकर देखती हूँ, पर पहले चाय बना लूं। इतना कहकर कुसुम वापस पलटी ही थी कि उसकी नजर दरवाजे पर पड़े खत पर पड़ी। उन्होंने दूध की तपेली वहीं पास ही टेबल पर रखी और उस खत को उठाया। कुसुम ने 2 पल सोचा और फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। मैं मुंबई जा रहा हूँ मौसी, और वो भी माँ को बिना बताए और बिना उनकी इजाजत लिए। जानता हूँ कि माँ को बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा उन्हें, पर इस दुख की घड़ी में सिर्फ आप उन्हें संभाल सकती है, क्योंकि आपसे ज्यादा माँ को और मुझे कोई नहीं समझता। इस वक्त माँ को इलाज की बहुत जरूरत है, और उनके इलाज के लिए पैसों की, जो सिर्फ मुंबई जाकर ही कमाए जा सकते हैं। और मेरा मुंबई जाना जितना माँ के लिए जरूरी है, उतना ही मेरे लिए भी जरूरी है। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कहता है कि मेरा सब कुछ मुंबई में ही है। वही जाकर मेरे सपनों से, उस लड़की के मेरे करीब आने के एहसास से, माँ के साथ होने के बावजूद इस अकेलेपन के एहसास से पर्दा वही जाकर उठेगा। मैं वही खुश रह सकूंगा मौसी। बस कुछ दिन माँ का ख्याल रख लीजिए, बहुत जल्द मैं वापस लौटकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगा और उनका इतना अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि माँ कुछ दिनों में ही फिर से चलने लगेगी। आपके भरोसे माँ को छोड़े जा रहा हूँ मौसी, उनका ख्याल रखिएगा। आपने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है मौसी। बस एक आखिरी बार और दे दीजिए प्लीज, आपका राजीव। खत पढ़कर कुसुम परेशान होकर चेयर पर बैठ गई और बोली, कहा था मैंने विद्या से कि राजू को मुंबई जाने की इजाजत दे दे, पर वो नहीं मानी। अब ये लड़का बिना उसे बताए चला गया है, अब कैसे संभालेगी खुद को। और ये लड़का सच में कभी भी कुछ भी कर देता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। हे महादेव, कोई तो ऐसा भेज दीजिए जो इस लड़के को समझ सके, इसके पागलपन को झेल सके और इसे सही रास्ता दिखा सके। इतना कहकर कुसुम ने खुद को संभाला और फिर खत टेबल पर रखकर चाय बनाने लगी। फिर वो चाय लेकर विद्या के पास आई तो उसने देखा कि विद्या अपने घर के मंदिर में दिया जला रही थी। उसे पूजा करते देख कुसुम ने चाय वही टेबल पर रख दी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खत पर पड़ी, पर उसने खत उठाया नहीं और भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विद्या ने भी अपने हाथ जोड़े और बोली, हे भोलेनाथ, मेरे राजू को सद्बुद्धि दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे वो मुंबई जाने की जिद छोड़ दे। विद्या के इतना कहते ही कुसुम ने तुरंत उसकी ओर देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, अब इसे कैसे बताऊं कि राजू तो मुंबई चला गया है। तभी विद्या ने अपनी आंखें खोली और आरती की थाल कुसुम की ओर बढ़ाकर बोली, कुसुम, आरती। कुसुम ने आरती और प्रसाद दिया और फिर टेबल पर रखी चाय उठाकर विद्या की ओर बढ़ाकर बोली, विद्या, वो मुझे तुझे कुछ बताना था, वो राजू। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुसुम और विद्या दोनों ने ही उसकी ओर देखा। उसे देखते ही विद्या ने तुरंत पूछा, तिलक, तुम इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तिलक अंदर आया और बोला, सब ठीक है चाची, मैं आपको ये रुपए देने आया था। रुपए? कैसे रुपए?
विद्या ने हैरानी से पूछा। तो तिलक ने उनकी ओर रुपयों का लिफाफा बढ़ाया और बोला, चाची, राजीव ने अपनी बाइक बेच दी है। ये सुनते ही विद्या और कुसुम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। बाइक बेच दी? पर कब? कल रात तो बाइक उसके पास ही थी, विद्या ने हड़बड़ाते हुए पूछा। तिलक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, कल रात ही उसने फोन पर मुझसे बात की थी चाची, और आज सुबह बाइक मुझे देकर मुझसे 30,000 रुपए लिए उसने, और फिर उसमें से 25,000 मुझे वापस लौटा कर बोला कि ये मैं आपको दे दूं। विद्या ने हैरानी से पूछा, चला गया? पर कहाँ? मुंबई। तिलक के मुंह से मुंबई का नाम सुनते ही विद्या को जैसे गहरा धक्का लगा। चाय का कप छूटकर उसके हाथों से फर्श पर जा गिरा। तिलक उन्हें परेशान देखकर चुपचाप चला गया। उसके जाते ही कुसुम ने विद्या के कंधे पर हाथ रखा और बोली, राजू सच में मुंबई चला गया है विद्या? विद्या ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा तो उसने एक खत उसकी ओर बढ़ाकर कहा, आज सुबह ये खत मुझे मेरे घर के दरवाजे पर मिला। विद्या ने उसकी ओर देखते हुए खत लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। खत पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुसुम उसे संभालते हुए बोली, कहा था मैंने तुझसे कि वो अब नहीं रुकेगा, जाने दे उसे, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख नतीजा, वो तुझे बिना बताए चला गया। ये सुनते ही विद्या फूट फूट कर रोने लगी तो कुसुम उसके पास आकर बैठी और बोली, अब रोने से क्या होगा विद्या? राजू को तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, बहुत जिद्दी है वो, जब जिद पर आ जाता है तो उसे पूरी किए बिना नहीं मानता। मुंबई की जिद जिस दिन से उसने पकड़ी थी उसी दिन से हम दोनों जानते थे कि वो एक दिन मुंबई जाकर ही मानेगा। इसलिए अच्छा होता कि तू खुशी खुशी उसे वहां जाने की इजाजत दे देती। अरे कैसे दे देती कुसुम उसे इजाजत, जबकि मैं जानती हूँ कि अगर वो वहां गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा, विद्या रोते हुए चीखी। कुसुम ये सुनकर परेशान हो गई। तभी विद्या रोते हुए बोली, अब मेरा बच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। आज मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है कुसुम। उसका मुंबई जाना मतलब मौत के करीब जाना है। अगर वहां उसके दुश्मनों ने उसे पहचान लिया तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। उसके दुश्मन उसे देखते ही पहचान जाएंगे, फिर वो मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर विद्या फूट फूट कर रोने लगी। कुसुम ने टेबल पर रखा खत उठाया और विद्या की ओर बढ़ाकर बोली, टेबल पर चाय रखते वक्त ये खत मुझे वहां देखा था, शायद राजू तेरे लिए छोड़ गया है। विद्या ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर खत की ओर देखने लगी। कुसुम ने उसे खत लेने का इशारा किया। उसने अपने कांपते हाथों से खत लिया और खोलकर उसे मन ही मन पढ़ने लगी। मैं जानता हूँ माँ कि मेरा इस तरह बिना आपको बताए मुंबई जाना आपको पसंद नहीं आएगा, पर मैं और क्या करता, आपने मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आपको शायद अजीब लगे, पर माँ मेरे सपनों में मुझे मुंबई नजर आता है। जब भी मैं फोन पर या टीवी पर उस शहर को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वही मेरा घर है, वही मेरा वजूद है। और यही वजह थी कि मैंने बहुत कोशिश की आपको मनाने की, पर आप नहीं मानी। बस इसलिए बिना आपकी इजाजत लिए जा रहा हूँ। खुद को उस शहर में साबित करने के लिए मुझे ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले, इसलिए मुझे जाना होगा। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मैंने मुंबई में अपनी खुद की पहचान बना ली, अपना खुद का घर खरीद लिया, उस दिन आपको लेने जरूर लौटूंगा। मुंबई जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक तिलक को 30,000 रुपए में बेच दी है। 25,000 रुपए वो आपको दे देगा, जिससे मेरे लौटने तक आप आराम से रह सकती है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज्यादा याद मत कीजिएगा। मुंबई पहुंचते ही आपको कॉल करूंगा और हर रोज आपसे बात भी करूंगा। प्लीज माँ मेरे पीछे रोना मत, क्योंकि आपके आंसू मेरी तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, और आपके बिना रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जल्दी आपके पास वापस लौटूंगा। और जब मैं लौटूं तो मुझे मेरी माँ वैसी ही चाहिए जैसी मैं उसे छोड़े जा रहा हूँ। इसलिए खुद का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, आपका राजू। खत पढ़ते ही विद्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुसुम ने फिर से उसे संभाला तो वो उसके गले लगकर रोने लगी। लेखिका कविता वर्मा।